जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसके बारे में बात करें। और रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है कि 117 नंबर पे पाकिस्तान था, आज 124 पे पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनके स्टाफ ने बताया कि ये पुराना डेटा है, क्योंकि वज़ीर साहब खुद रिपोर्ट पढ़ते नहीं हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा रिपोर्ट ज़रा खुद पढ़ लें। ये 2019-20 का इमरान खान, नियाज़ी और PTI की हुकूमत का डेटा है कि पाकिस्तान 7 नंबर पीछे चला गया है, यानी 7 नंबर ज़्यादा करप्ट है। तो इमरान खान की हुकूमत, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत है, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत भी बन चुकी है। ये इस हुकूमत की हकीकत है। लेकिन जो बात आज ज़रूरी आपके सामने रखना है, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, वो ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आते हैं। आज अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये हक़ नहीं है कि वो इस असम्बली की हदूद के अंदर पाकिस्तान के अवाम से बात कर सकें। आज मीडिया से बात करनी हो तो बाहर आना पड़ता है। इससे पहले हम जहाँ पर हम रहते हैं, कौमी असम्बली की लॉजेज़ हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। परसों से वो भी बंद कर दी गई है। स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहाँ पर आप प्रेस से बात नहीं कर सकते। तो आज पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं। जिस तरह आपके सामने ये इस्लामाबाद की टीचर्स कई दिनों से बैठी हैं, उससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर बैठे थे, तो आज पूरी अपोजिशन भी सड़कों पर ही आपसे बात कर रही है। क्योंकि ना ऐवान चलता है, ना ऐवान की रवायात की किसी को परवाह है, ना कोई शर्म है, ना हया है, ना जो असम्बली में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो अवाम की बात करना चाहते हैं, अवाम की तकलीफ़ की बात करना चाहते हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है। और ये सिलसिला 2.5 साल से कायम है। आज 2 इश्यूज़ पर हमने बात करनी थी असम्बली में। एक, जो बिजली के नर्ख में इजाफ़ा हुआ है और मुतवातिर होता जा रहा है, जिस पर हुकूमत के कई वज़रा असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर मुकम्मल झूठ बोलते रहे हैं, उनको अवाम के सामने रखना था। और दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो इस हुकूमत की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, और इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन पर आज बात होनी थी, लेकिन ये बात वहाँ पर ना हो सकी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के एक मेंबर जनाब खोकर साहब, जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए जो आज हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुँचे हैं कि जहाँ बेटियाँ, बच्चे, बहनें, बीवियाँ जहाँ रहती थीं, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने जब हुकूमत के वज़रा को इजाज़त दी तो उन्होंने बजाय असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहाँ पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वज़ीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्ज़ामात पर, और स्पीकर साहब भी
अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक़ का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके, और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो बदस्तूर कायम है, और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फ़ैसला भी ना दे सके। फ़ैसला सिर्फ ये देना था कि क्या इस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक की कमेटी इसको कंसिडर कर सकती है या नहीं। अगर एक असम्बली के मेंबर के घर गिरान जो हुकूमत ने गिराया, उस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो फिर क्या देखेगी। तो स्पीकर साहब को जो फ़ैसला आएगा वो फ़ैसले का हमें इल्म है, हमें स्पीकर साहब की काबिलियत पे और उनकी असम्बली से मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं है। जो हम 2.5 साल से मामलात देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी में भेज दें जहाँ उस वज़ीर के लगाए हुए इल्ज़ामात भी शामिल हों। हम तो चाहते हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में ये वज़ीर आएँ, वहाँ पर कैमरे लगे हों, वो कहें कि खोकर साहब ने कब्ज़ा किया या नहीं किया। खोकर साहब अपना जवाब देंगे, हाई कोर्ट के क्या फ़ैसले हैं, अदालतों के क्या स्टे हैं, ये सब मामलात वहाँ सामने आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज हुकूमत इन ओछे हथकंडों से असम्बली के मेंबरान को दबाना चाहती है। जब सेनेट के इलेक्शन नज़दीक हों, जब मुल्की मामलात की बात हो, जब दलील ना रहे, तो फिर हुकूमत इन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज हमारे जो मेंबर वफात पा गए थे, ज़ारे शाह साहब डस्का से, उनके बेटे को भी, और फिर वही राना सनाउल्लाह साहब की तरह उस पर मंशियात डालकर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, ताकि उसका असर जो बाई इलेक्शन डस्का में हो रहा है उस पर पड़े। तो एक तवील दास्तान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर भी एक फरीक बन गया है। कौमी असम्बली का स्पीकर PTI की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, वहाँ पर बैठता है, उसकी गैर जानबदारी पर आज उंगलियाँ उठती हैं, जानबदारी के सबूत हैं। ऐसे मामलात में असम्बली कहाँ चलेगी, और यहाँ पर अवाम के मामलात कब डिस्कस होंगे। असम्बली पिछले जुमे को शुरू हुई और अब पीर वाले दिन फिर होगी। ये 10 दिन का अरसा है, ये असम्बली की कार्रवाई के 10 दिन गिने जाएंगे। जो 130 दिन साल में होते हैं, ये उसमें से 10 दिन मिनहा कर दिए जाएंगे। असम्बली के मेंबरान को वजीफ़ा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन काम कितना हुआ। जुमे वाले दिन 10 मिनट, पीर वाले दिन कोई 1 घंटा, मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर डे था, 185 आइटम्स का एजेंडा था, 22 आइटम डिस्कस हुए। इजलास कोई 2.5-3 घंटे चला, ख़त्म हो गया, और स्पीकर साहब ने बुध और जुमेरात की छुट्टी कर दी, और आज इजलास 1.5 घंटा चला। यानी ये 5 घंटे से कम असम्बली का इजलास चला है, लेकिन दिन जो हैं वो 10 गिने जाएंगे। ये रवैया है आज हुकूमत का। कोई पाकिस्तान के अवाम की बात इन 10 दिनों में इस असम्बली की कार्रवाई में नहीं हुई। एक अमेंडमेंट बिल जो कमेटी ने 22 मिनट में पास किया, आज स्पीकर साहब ने हमारे एहतजाज के दौरान 5 सेकंड में उसको हाउस में ले कर दिया। ये आइन की तरमीम करने जा रहे हैं, और आइन की तरमीम क्या है कि जो उनके वज़ीर जो दोहरी शहरियत रखते हैं उनको NRO दिया जाए। ये इतनी लंबी कहानियाँ हैं यहाँ पर कि रोज़ 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो तो कम है, लेकिन इसको आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई इतनी है कि आज आम आदमी के पास ये फ़ैसला करना पड़ता है कि बिजली का बिल दूँ या बच्चों की फ़ीस दूँ या खाने के पैसे दूँ। बात यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी हुक्मरानी के ज़ोम में
آج ان باتوں سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ ادارہ جہاں پر عوام کی بات ہوتی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آج کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی حقیقت ہے۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے بیان کیا کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا ہے۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے۔ تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے۔ اب شاید جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کونسل نے، پاکستان کے وکلاء برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، چونکہ وہ موصوف ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے۔ ہی از اے اسٹیک ہولڈر۔ وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ سٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا۔ وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے۔ وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا ہے، چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ۔ شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے، تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں،
ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے، اور کچھ اپنے مخالفین پر کردار کشی کرنا مقصود ہے۔ براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، جس میں اربوں روپے پاکستان کے لٹائے گئے ہیں، نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا۔ پی آئی اے کا طیارہ، اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی، وہ کرک ہونے دیا گیا، لیکن براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ دال میں سپر کالا ہے۔ تو لہٰذا یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اپنی نالائکی سے معیشت ڈبو چکی ہے، اب ایک ایک کر کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کو ایک ایسے سپیکر کے ذریعے جو وزیر اعظم کا ذاتی ملازم بھی شاید اس طرح پارلیمنٹ کو نہ چلائے جس طرح وہ وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتا ہے، اور اب جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن میں لا کر یہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے۔ قومیں اور ریاستیں اداروں کی غیر جانبداری اور اداروں کی ساکھ کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ جب کسی قوم اور ریاست کے اداروں کو متنازع کر دیا جائے تو اس ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتائیں، ایک تو پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے میری یہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پرنٹ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اسے ختم کر دیں۔ ایک بات میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا پی ڈی آپ نے کہا کہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، دوسری طرف ہمیں پی ڈی ایم کی طرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ معذرت خانہ رویہ اختیار کر چکے ہیں، آپ وزیر اعظم کی حکومت کو گرانے نکلے تھے اور آج اسپیکر تک محدود ہو گئے ہیں، تو وہ حکومت گرانے کا ایجنڈا کہاں ہے سر؟ اسی کے اوپر سپلیمنٹری دے دیں۔ جی آج کل ٹاک شوز اور بحث مباحثوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس میں اب بہت زیادہ ڈویژن آ گئی ہے۔ تو آگے جو ہے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور اس کے بعد موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو اب آگے جو پی ڈی ایم کرنے کیا جا رہی ہے یہ بتائیے۔ تھینک یو۔ حکومت گرانے کے بارے میں اور کوئی بات؟ حکومت گرانے آپ کے حوالے سے آج علی زیدی نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں آپ کی فیملی پر مختلف الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 1 ارب روپے معاف کرائے گئے ہوائی کمپنی بنانے کے حوالے سے۔ سر انہوں نے 1991 کی پوسٹ شیئر کی ہے، فرنٹ پہ یہ پوسٹ کی، ایک اخبار کی خبر شائع کی ہے اور کہا کہ آپ کے والد مرحوم صاحب جی مجھے جو مرضی الزام لگا لے، نیب کا مقدمہ بنا لے، میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے۔ جس نے مجھ پہ الزام لگانا ہے، میرے خلاف 2 کیس چل رہے ہیں نیب کے، ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں۔ علی زیدی صاحب اس قسم کے جو تماشائی ہیں، جو کچھ پریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو باتیں وہ ٹی وی پر کرتے رہے ہیں، وہ اس کیس میں شریک ہو جائیں، دونوں کیس جس میں چاہے کراچی میں شریک ہوں، اسلام آباد میں ہوں، دونوں میں ہوں، اور ثبوت لے کر وہاں مہیا کریں۔ میں حاضر ہوں جہاں پر جی ہمارا دعویٰ یا ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں تھا، ہمارا دعویٰ، ہمارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے۔ حکومت اس نظام کی خرابی کا نمونہ ہے اور حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری بات ہے، یہ پی ڈی ایم کا اصول تھا، یہ اس کا منشور ہے، یہ واحد نکاتی بیانیہ ہے، اس پر پی ڈی ایم آج بھی قائم ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم 11 جماعتیں ہیں، اختلاف رائے ہمیشہ رہتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، ایک بات پر اتفاق ہوتا ہے اور وہی پی ڈی ایم امپلیمنٹ کرتی ہے۔ جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ پی ڈی ایم سے خارج ہے۔ آج تک ہر فیصلے کی مکمل پابندی ہر جماعت نے کی ہے۔ اچھا سر، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک میں تبدیلی کیسے لے آؤں کیونکہ ہر 5 سال بعد یہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں، تو یہ عرصہ جو ہے انتہائی کم ہے، تو ایسے میں تبدیلی کیسے لاؤں؟ اس پہ کیا کہیں؟ جی وہ میرے پاس 2 آئین کی کتابیں ہیں، ایک میں وزیر اعظم صاحب کو بھیج رہا ہوں، ایک اسپیکر صاحب کو بھیج رہا ہوں۔
वो पढ़ लें कि आइन मुल्क का क्या है। देखिए इसका आपके जवाब एक इनका जवाब देखिए, जिस सतह के वज़ीर आज़म साहब नालायक हैं, 5 साल छोड़ के इन्हें 500 साल भी दे दिए जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज के बाद मिलिट्री लीडरशिप से जो भी मिलेगा वो पार्टी लीडरशिप से डिस्कस करेगा। तो जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर अभी तक टीम की कोई रिस्पांस नहीं आई सामने। जुबैर साहब भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे उस वाक़े का इल्म नहीं है, वो भी नाश्ता करने गए थे और आर्मी चीफ भी नाश्ता करने आए थे। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात, वहाँ सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है, टीवी पर भी आया है। तो हमें इन चीज़ों को उसी बात में देखना चाहिए। तो मुलाकात अब वहाँ से जुबैर साहब फ़ोन करते मुझे या मियां नवाज शरीफ को कि जी मैं नाश्ते पे आया हूँ, तो क्या वो मेरे सामने आए हैं, मुलाकात हो या ना हो, ये इखलाकी, हमने तो कभी इखलाकी कदरें नहीं छोड़ी। शाहिद साहब डिफेंस मिनिस्टर आपके पास आते हैं, अपोजिशन चैम्बर में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेशन लेके आते हैं, आप लोगों से मिन्नतें की जाती हैं कि आप स्पीकर के साथ चलें, स्पीकर के इजलासों में आएँ, उसके बाद फिर उनका रवैया वही हो जाता है, जबकि आप ये मामला रेज भी करते हैं अपने तहफ़्ज़ात स्पीकर के हवाले से कि आइन साजी को बिलडोज किया जाता है, कानून साजी को, अब फिर वही रवैया है। तो इसके बाद अब क्या मज़ीद बातचीत की गुंजाइश है इस मामले में? देखिए, बातचीत की कभी गुंजाइश ख़त्म नहीं होती। परवेज़ खट्टक साहब आए थे जुमे वाले दिन और हमने उनको बताया था कि जनाब यहाँ पर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर असम्बली के रवायात हैं, असम्बली के रूल्स हैं, उसके मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर साहब, 2.5 साल से सैकड़ों दफ़ा बातचीत हुई है, एक बात कभी पास नहीं रखा गया और आज असम्बली मफलूज है। मैंने अभी बताया है 10 दिन में 10 दिन के पैसे पाकिस्तान की अवाम अदा करेंगे। असम्बली में बात 5 घंटे हुई है और उसमें कोई बात पाकिस्तान के अवाम की नहीं हुई। अब्बासी साहब आजकल वैसे टेलीफोन कहीं से आ रहे हैं जी? कोई टेलीफोन आ रहे हैं आजकल कहीं से? मैं चेक करता हूँ, मुझे तो नहीं आया। बाकी कोई मौका देने खुर्शीद शाह साहब जेल में उन्होंने दरख्वास्त की हुई है कि प्रोडक्शन आर्डर के लिए न कहें स्पीकर को। अभी आप कह रहे हैं घरों पे कब्जे भी हो रहे हैं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं समझ रहे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा जिसकी वजह से बेबसी का इजहार किया जा रहा है? नहीं, बेबसी का इजहार नहीं है, मुझे अफसोस का इजहार है कि जिस मुल्क के स्पीकर को ये नज़र ना आता हो कि पूरा फ्रंट बेंच अपोजिशन का खाली पड़ा हुआ है, उस स्पीकर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो असम्बली का स्पीकर का काम, स्पीकर जानिबदार नहीं होता, उसका काम असम्बली के हकूक़ और मेंबरान के हकूक़ का दिफा होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या असम्बली में हो। और सबसे बड़ा राइट जो असम्बली के मेंबर का होता है वो बात करना होता है, पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ़ की बात करना होता है। जो स्पीकर उसको रोकेगा, मैं और मेरी जमात हर हद तक जाएंगे, मायूसी का इजहार नहीं करेंगे, बेबसी का इजहार नहीं करेंगे, फिर जो असम्बली में होगा आप देखेंगे। देखिए, और ये बेबसी नहीं है, ये बेबसी नहीं है, ये सारी बातें जो शाहिद साहब ने की और मैंने की हैं, हमारा दिल करता है कि ये हम असेंबली के फ्लोर पे करें। आज उस असेंबली के फ्लोर को ऑपोजिशन के लिए ज़बान बंदी कर दी गई है। मजबूरन हमें सड़कों पर आके मीडिया के ज़रिए अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये बेबसी हमारी नहीं है, ये बेबसी इस पार्लियामेंट की है, ये बेबसी इस जमहूरी निज़ाम की है, जिसको इस नालायक हुकूमत ने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। जैसा कि तमाम जमातें और तमाम अरकान पार्लियामेंट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शो ऑफ हैंड या जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट में, इसका रास्ता रोका जाए। अब हुकूमत ये इनिशिएट कर रही है तो अपोजिशन और आपकी जमात क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? क्या प्लान क्या है, आप सपोर्ट करेंगे इस लेजिस्लेशन को? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका होता है, आइन की तरमीम का एक तरीका होता है। दोनों हाउसेस की एक कमेटी बनती है जिसमें हर पार्टी शरीक होती है, चाहे उस पार्टी का एक मेंबर भी असेंबली में हो। हमने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे 107 मीटिंग्स हुई थी, सबकी मुशावरत से हुआ था। आज अगर आपको अपने मेंबरों पे शुबा है कि आपको वोट नहीं डालेंगे, तो बड़े देर से आपको ख्याल आ गया कि शो ऑफ हैंड्स हो। अगर सेनेट का मेंबर शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर कौमी असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर सूबाई असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा। जो आप वायलेशन बेसिक जो
तरीका होता है, जो सैंक्टिटी होती है वोट की, वो सीक्रेसी में होती है, ताकि मैं जिसको वोट दूं, जिसके खिलाफ दूं, वो कल मेरे हक में अपने हकूक़ गलत इस्तेमाल ना करे या मुझे मेरे खिलाफ ना चले। इसलिए वोट का ये तरीका होता है।